अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बच्चों, अगर मैं चैप्टर आप लोगों को स्टार्ट से पढ़ाना शुरू करूं तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए और आप लोगों को सही से समझ नहीं आएगी। तो क्यों ना मैं ये एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करूं चैप्टर। बुक में जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है मलेरिया की। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या होती है? कोई सा भी ऐसा इशू जिसका सोल्यूशन ना निकल रहा हो, ये है प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब कि वो प्रॉब्लम जो लिविंग थिंग से रिलेटेड हो, उसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। तो बच्चों, मलेरिया का आप लोगों ने नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आज के दौर में अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो हम बहुत लाइटली लेते हैं। इतना पैनिक नहीं करता कोई कि बस ठीक है मलेरिया है, ठीक हो जाएगा, दवाई वगैरह लेगा, क्योंकि बच्चों अब उसकी दवाई आ चुकी है। लेकिन अगर यही बात मैं कोविड-19 की करूं तो बहुत डिस्ट्रक्टिव वायरस है, बहुत तबाही इसने पैदा की है इस वायरस ने। इसका अभी तक इलाज नहीं आया। अगर कोई आपको ये आकर कहे कि मुझे कोविड-19 हो गया तो आप लोग उससे दूर हो जाओगे, मतलब आप लोग SOPs फॉलो करोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उसका इलाज नहीं है, ये फैल सकता है। तो जिस तरह की आज के दौर में कोविड-19 की हाइप है, इसी तरह से आज से बहुत पहले मलेरिया की हाइप थी, और तब ये एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जिसके साइंटिस्ट ने ढूंढना था सोल्यूशन। तो बच्चों, अगर मलेरिया की बात की जाए तो मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मलेरिया सिर्फ पाकिस्तान में एक डिज़ीज़ नहीं थी, बल्कि बहुत से कंट्रीज़ में थी। जैसे आज कोविड-19 बहुत से कंट्रीज़ में है, इसी तरह मलेरिया एक बहुत कॉमन डिजीज़ थी उस टाइम बहुत से कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग पाकिस्तान। We will go through the history of this disease to know how biology solved the biological problem concerning the cause and transmission of malaria. अब हम इस डिज़ीज़ की हिस्ट्री में जाएंगे, इसको हिस्ट्री से स्टडी करेंगे ताकि हमें पता चले कि बायोलॉजिस्ट ने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। बेसिकली इस दो प्रॉब्लम्स थी इस डिज़ीज़ से रिलेटेड, एक कॉज, दूसरा ट्रांसमिशन। कॉज मतलब कि किस वजह से ये डिज़ीज़ हो रही है, और ट्रांसमिशन के फैल रही है कि इसकी मलेरिया की क्या ट्रांसमिशन है, किस तरह से इंसान के अंदर आ रही है, कैसे ये मतलब फैल रही है। ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी था बायोलॉजिस्ट के लिए। तो हम ये पढ़ेंगे इस डिज़ीज़ की हिस्ट्री से कि बायोलॉजिस्ट ने कैसे इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हिस्ट्री की बात हो रही है बच्चों। एंशियंट टाइम्स मतलब बहुत पुराना ज़माना, मोर देन 2000 ईयर्स अगो, आज से 2000 साल पहले की बात है। फिजिशियंस मतलब मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं, फिजिशियंस और फेमिलियर विद मलेरिया। आज से कोई 2000 साल पहले डॉक्टर्स या फिजिशियंस जो थे वो बहुत फेमिलियर थे इस टर्म मलेरिया से, क्योंकि बहुत तब एक कॉमन डिजीज़ थी जो तकरीबन हर कंट्री में फैली हुई थी। उन्होंने इसे डिस्क्राइब कैसे किया इस डिज़ीज़ को? दे डिस्क्राइब्ड इट एज अ डिजीज़ ऑफ चिल्स मतलब सर्दी, बहुत यख सर्दी, ठंड, एंड फीवर मतलब बुखार, विद रिकरिंग अटैक्स, रिकरिंग होता है बार बार होना। फिजिशियंस ने कैसे इस डिज़ीज़ को डिस्क्राइब किया कि एक ऐसी डिज़ीज़ थी जिसमें सर्दी लगती थी पेशेंट को और फीवर हो जाता था उसके फ़ौरन बाद। मतलब कि फीवर हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर थोड़ी देर बाद उसे फीवर हो गया, फिर बार बार हो गया। इस तरह से रिकरिंग अटैक्स आ रहे थे। दे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट डिजीज़ वॉज मोर कॉमन अमंग पीपल लिविंग इन लो मतलब कि वो एरियाज़ जो थोड़े से डीप होते हैं। जैसे अगर एक नॉर्मल एरिया, एक समझो ऊंचा थोड़ा सा इलाका है, ठीक है, लेकिन उसके कोई थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कोई जैसे कह दो कि घाटी कोई जैसे होती है, गहराई में थोड़ा सा इलाका, ठीक है, उनमें क्या होता है, गहराई वाले इलाकों में ज़्यादातर क्या होता है, फ़र्ज़ करो बारिश ही चलो हो गई, तो नॉर्मल इलाकों में तो बारिश का पानी बह जाता है, निकल जाता है, लेकिन जो लो एरियाज़ होते हैं उनमें बारिश का पानी या दूसरा पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर इकट्ठा रहता है काफ़ी टाइम के लिए। और जब ये पानी इकट्ठा होता है तो वो गटर के पानी में तब्दील हो जाता है, और गटर का पानी तो आपको पता है कितना नुकसानदेह होता है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उन फिजिशियंस ने कि ये डिज़ीज़ कॉमन थी उन लोगों में जो रहते थे लो मार्शी मतलब दलदल वाले एरियाज़, मतलब जहाँ कीचड़ मट्टी पानी इस तरह इकट्ठा रहता है। जो लोग उन एरियाज़ में रहते थे, फिजिशियंस ने ऑब्जर्व किया कि डिज़ीज़ ज़्यादा कॉमन थी।
तो इसकी वजह से क्या थॉट आई कि इट वॉज थॉट दैट स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी उन मार्शेस मतलब उन दलदल वाले इलाकों का पॉइजन द एयर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीथिंग इन दिस बैड एयर पीपल गॉट मलेरिया। तो फिजिशियंस ने इसकी वजह से क्या ऑब्जर्व किया कि हो सकता है कि वो जो रुका हुआ पानी है मार्शेस का वो क्या कर रहा है, वो जो जहर आलूद पानी है, गंदा पानी है, उसकी गंदी बू होती है, वो एयर को बदबूदार कर रहा है, पॉइजनस कर रहा है, जहरीली बना रहा है, जिसकी वजह से जब वो वाला एयर जब वो ब्रीथ करते हैं वहाँ रहने वाले लोग, जिसे बैड एयर कहते हैं, तो उन्हें मलेरिया हो जाता है। अब ये तब का ये बिलीफ था उस वक्त फिजिशियंस का। दिस बिलीफ लेड टू द नेम ऑफ दिस डिजीज़। इस बिलीफ की वजह से इस डिजीज़ का एक नेम आया। ये इटालियन वर्ड है माला। माला मतलब कि बैड एंड एरिया मतलब एयर। चूँकि फिजिशियंस का ये बिलीफ था कि ये डिजीज़ उस स्टेगनेंट वाटर ऑफ मार्शेस मतलब उस मार्शेस उस दलदल वाले इलाके के रुके हुए पानी की वजह से हो रही है, जो कि हवा को जहर आलूद कर रहा है, और जिसकी सांस जब वो सांस लेते हैं उस हवा को तो मलेरिया हो रहा है। तो उन्होंने इस डिजीज़ का नाम दिया इटालियन वर्ड माला मतलब बैड एंड एरिया मतलब एयर। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन सम वॉलंटियर्स ड्रैग स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम मार्शेस। अब क्या हुआ कि उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को क्लैरिफाई करना था। तो वॉलंटियर्स वो होते हैं जो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब उन्हें हम फोर्सफुली नहीं लेकर आते, वो खुद से अपनी मर्ज़ी से पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ वॉलंटियर्स आए और उन्होंने कहा कि हम वो रुका हुआ पानी, वो स्टेगनेंट वाटर जो मार्शेस, वो उन गंदे इलाकों का जो पानी है, जो खड़ा हुआ वहाँ पानी है, हम उसे पिएंगे। तो हम पी कर देखते हैं कि हो सकता है उस पानी से अगर हमें मलेरिया हो गया तो ये बिलीफ साइंटिस्ट का सही है, और अगर नहीं हुआ तो मतलब कि ये गलत बिलीफ है। तो चूँकि कुछ वॉलंटियर्स आए और उन्होंने वो पानी पिया उस मार्शेस उन गंदे इलाकों से, बट दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया। उन वॉलंटियर्स ने जो पानी पिया उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। तो ये बिलीफ तो यहाँ पर हो गया गलत साबित कि जो फिजिशियंस ने कहा था कि उन मार्शी एरियाज़ के पानी की वजह से हो रहा है डिजीज़, ये तो गलत साबित हो गया। अब हम बात करें मेडिसिन की। 17th सेंचुरी, ठीक है, ये वो सेंचुरी है जब न्यू वर्ल्ड मतलब अमेरिका डिस्कवर हुआ था। अब अमेरिका हमें पता है काफ़ी जदीद मुल्क था, वहाँ तरक्की याफ्ता मुल्क है, ठीक है। अमेरिका में कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो कि मेडिसिनली बहुत इम्पोर्टेंस रखते थे, उनकी बहुत सिग्निफिकेंस थी, वो उन प्लांट से काफ़ी बीमारियों का इलाज आ रहा था। मैनी प्लांट्स फ्रॉम अमेरिका वर सेंट बैक टू यूरोप टू बी यूज्ड एज मेडिसिन। चूँकि वो प्लांट्स जो अमेरिका से बहुत मेडिकल सिग्निफिकेंस रख रहे थे वो यूरोप में जाते थे ताकि वो मेडिसिन के तौर पर यूज़ हो सकें। अब एक ट्री था जिसका नाम है क्वीना क्वीना। क्या नाम है? क्वीना क्वीना। एक ट्री था क्वीना क्वीना जो कि बड़ा सूटेबल था क्योरिंग फीवर्स के लिए। फीवर्स मतलब बुखार के इलाज के लिए ये ट्री बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता था, जिसका नाम था क्वीना क्वीना। बार्क मतलब कि छाल, दरख्त की छाल। Bark of tree known as Quina quina was very suitable for curing fevers. It was so beneficial that soon it was impossible to carry enough bark to Europe. अब आपको पता है कि जो चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है वो ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। अब जब वो ज़्यादा इस्तेमाल में आती है तो मार्केट में वो शॉर्ट हो जाती है। सेम सीन हुआ इसके साथ। ये ट्री जो क्वीना क्वीना था, जो कि बड़ा सूटेबल था फीवर्स क्योर करने के लिए, जब इसकी वैल्यू बढ़ी, इसकी मार्केट डिमांड बढ़ी, तो ये क्या हुआ, ये तो शॉर्ट हो गया मार्केट में। अब इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप। अब क्या है कि कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे, मतलब जो मर्चेंट्स होते ताजिर जो ये चीज़ें फ़रोख्त वगैरह करते हैं, लेकर आते हैं, कुछ उनमें से थे डिसऑनेस्ट, बेईमान थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये ट्री तो हो रहा है बड़ा बेनिफिशियल है और बड़ा शॉर्ट हो रहा है मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, हम क्यों ना इस ट्री जो क्वीना क्वीना है इसको तब्दील कर देते हैं एक और ट्री जिसका नाम है सिनकोना। एक और ट्री जिसका नाम है सिनकोना, ठीक है। उन्होंने सोचा कि हम इस ट्री को रिप्लेस कर देते हैं सिनकोना से। अब सिनकोना की ऐसी क्या खासियत थी कि उन्होंने इसे रिप्लेस किया? असल में सिनकोना जो था ये क्लोजली रिजेंबल क्वीना क्वीना, ये बड़ी क्लोजली रिजेंबल करता था क्वीना क्वीना से, तो देखने में बड़ा मुश्किल था इसे आइडेंटिफाई करना कि सिनकोना या क्वीना क्वीना। तो उन मर्चेंट्स ने क्या किया कि उन्होंने इसे चेंज कर दिया।
उन्होंने क्वीना क्वीना को पैक करने की जगह उन्होंने सिनकोना पैक करना शुरू कर दिया। Some dishonest merchants began to substitute the bark of another tree, Cinchona, which closely resembled Quina Quina. अब ये जो डिसऑनेस्टी थी इनकी, ये बड़ी वैल्यूएबल साबित होगी मैनकाइंड के लिए। उन्होंने तो अपनी तरफ से अपनी बेईमानी की कि उन्होंने कहा चलो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं क्वीना क्वीना को सिनकोना से, लेकिन ये सिनकोना जो था तो बड़ा वैल्यूएबल साबित हो गया मैनकाइंड के लिए। जो सिनकोना बार्क थी वो तो बहुत एक्सेलेंट साबित हुई मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। अब इसकी रीज़न क्या थी कि सिनकोना के अंदर एक केमिकल था क्विनीन। एक केमिकल था सिनकोना की छाल के अंदर, उस दरख्त की छाल के अंदर क्विनीन, जो बहुत इफेक्टिव था इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। अब बेसिकली तो तुजारा ने डिसऑनेस्टी साबित की, उन्होंने क्वीना क्वीना को रिप्लेस कर दिया सिनकोना से, लेकिन उनकी ये डिसऑनेस्टी बहुत बहुत वैल्यूएबल साबित हुई मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। अब बच्चों ये MCQ वाइज इम्पॉर्टेंट बात है। सिनकोना के अंदर केमिकल था क्विनीन, जो कि बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ मलेरिया के लिए। ठीक है, अच्छा अब हमने मेडिसिन की भी बात कर ली है। अब है कोज। हमने कहा था कि हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई की थी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो एक थी कोज और एक थी ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। अब हम बात करेंगे कोज का। अब उस टाइम फिजिशियंस ट्रीट कर रहे थे मलेरिया को सिनकोना के साथ, और उन्हें इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि मलेरिया कोज हो क्यों रहा है, लेकिन वो ट्रीट कर रहे थे। अब क्या हुआ, 200 ईयर्स लेटर, मतलब उस सेंचुरी से 17th सेंचुरी के कोई 200 साल बाद, इट वॉज फाउंड दैट सम डिजीजेस आर कॉज्ड बाय टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब वो जानदार ऑर्गेनिजम्स जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। 200 साल बाद क्या फाउंड हुआ कि कुछ ऐसी डिजीज़, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कॉज हो रही हैं। After this discovery, it also became a belief that malaria too might be caused by some microorganisms. अब चूंकि ये 200 साल बाद साबित हुआ कि कुछ डिजीजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कॉज हो रही हैं, तो ये एक अब नया बिलीफ बन गया। पहले बिलीफ बना था, पहले फिजिशियंस का बिलीफ था कि वो स्टेगनेंट वाटर से कॉज हो रहा है मलेरिया। अब 200 साल बाद ये बिलीफ हुआ उन फिजिशियंस का कि मलेरिया भी हो सकता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कॉज कर रहा। अब 1878 की बात है बच्चों। 1878 में एक फ्रेंच आर्मी एक फिजिशियन था जो फ्रेंच आर्मी का था, उसका नाम था लेवरन। उसने क्या किया, बिगेन टू सर्च फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया। ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम अ मलेरियल पेशेंट एंड एग्जामिन्ड इट अंडर द माइक्रोस्कोप। लेवरन जो फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, उसने 1878 में क्या किया, उसने सर्च करना शुरू किया कॉज के लिए। उसने स्मॉल अमाउंट लिया ब्लड की स्मॉल अमाउंट ली उन मलेरियल पेशेंट से, और उसे उसने एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर। अब माइक्रोस्कोप के अंदर उसने क्यों एग्जामिन किया, क्योंकि उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाइंड करने थे। ही नोटिस्ड सम टाइनी लिविंग क्रिएचर्स। अब जब उसने ब्लड को एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप में, तो उसने क्या नोटिस किया, कुछ अंदर टाइनी लिविंग क्रिएचर्स थे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। बट हिज डिस्कवरी वॉज नॉट बिलीव बाय अदर साइंटिस्ट। लेकिन उसकी डिस्कवरी जो थी, जो उसने फाइंड किया कि टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में, ये दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं की। अब क्या हुआ जी, 2 years लेटर 1878 के 2 साल बाद, मतलब 1880 में, another physician saw the same creatures in blood of another malarial patient। क्या हुआ जी, 2 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने इस पर काम शुरू किया, उसने सर्च शुरू किया कॉज, और उसने भी सेम यही चीज़ ऑब्जर्व की, सेम क्रिएचर्स इन द ब्लड ऑफ अनदर मलेरियल पेशेंट। जी 3 साल बाद, 3 years आफ्टर द सेकेंड डिस्कवरी, सेम क्रिएचर वर ऑब्जर्व फॉर द थर्ड टाइम। अब पहले फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरन ने 1878 में सर्च किया पहली दफ़ा, और उसने ये ऑर्गेनिजम्स एग्जामिन किए, उसकी डिस्कवरी तो मानी नहीं किसी ने। 2 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने, एक और फिजिशियन ने सेम क्रिएचर्स ऑब्जर्व किए। 3 साल बाद फिर तीसरी डिस्कवरी हुई और सेम क्रिएचर्स ऑब्जर्व हुए तीसरी दफ़ा। अब ऑर्गेनिज्म वाज गिवन अ नेम प्लाज्मोडियम। अब कॉज वाला काम ख़त्म हो गया। अब साइंटिस्ट को फिजिशियंस को पता चल गया है कि मलेरिया कॉज हो रहा है प्लाज्मोडियम की वजह से। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म जो कॉज कर रहा है मलेरिया का, वो है प्लाज्मोडियम। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में।
मलेरिया के सिग्निफिकेंस मतलब उसकी हिस्ट्री आ सकती है कि कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कॉज, कैसे उन्होंने कॉज को अंडरस्टैंड किया था मलेरिया का। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है।